हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय ऑफ इंडिया। एक्चुअली में जब होता क्या है कि पहले जो ब्रिटिशर्स हैं वो व्यापार करने के लिए आते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं और बाद में वो जो 1833 के अंदर जो है वो पूरी तरह से जो है पूरी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को ही संभालने का जिम्मा उनका रहता है। व्यापार पर एक अधिकार उनका खत्म हो जाता है, ठीक है। अब करने की आवश्यकता क्या है, ये मुद्दा डिस्कस करने की। तो ये आप 4-5 दिनों से जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, पेपर डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े स्तर पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि गवर्नर जनरल जो है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो सेट करने के लिए उनको मतलब लगाने के लिए आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या होते थे, क्या इनकी व्यवस्था थी, तो वो सारी चीजें जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका वहाँ उनका एक फ्रेज बहुत प्रचलित था कि द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स, मतलब कि एक ऐसा साम्राज्य उनका जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर क्या नहीं होता है, कभी सनसेट नहीं होता है, मतलब सूर्योदय ही रहता है कहीं ना कहीं। उनके इतने ज़्यादा जो है उपनिवेश थे, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो सच भी था, ये फ्रेज सच भी था। और इसलिए क्या होता था कि वो गवर्नर जनरल और मतलब अपने प्रतिनिधियों को जो है वो बिठाया करते थे, ठीक है। अब क्या है कि इंडिया के अंदर ये सिलसिला शुरू होता है बक्सर बार के बाद, प्लासी के युद्ध के अंदर जो है, वैसे उससे पहले गवर्नर होते थे, ठीक है। अब जो पहले 3 होते थे, ठीक है, बंगाल हो गया आपका, दूसरा हो गया ये आपका बॉम्बे, और फिर जो है मद्रास की व्यवस्था थी। बट अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उनके पास जो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हुई हैं और हम गवर्नर जनरल के ऊपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो 1773 से लेकर के 1833 तक जो है वो रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी जो है हिस्ट्री हम सबको आती है, बट बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो है वो हम एग्जाम के अंदर करते हैं, वो ना हो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहें और रिवीजन करते रहें। जो RRR होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, रीड, रिवीजन और जो है रिवाइज करना है आपको, है ना। और उसके अलावा जो है वो इस चीज़ को दोबारा सोचो और उसको जितना डाइजेस्ट कर सकते हो, जितना दिमाग के अंदर आप डाल सकते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो भी जो है वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। बेहतर होता है कि आप एक गैप दो। मान के चलो कि जैसे आज हम सारे के सारे गवर्नर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप 10-10 का गैप दे करके जो है, जैसे 10 गवर्नर जनरल सुन लिए, फिर उसके बाद फिर जो है थोड़ा रेस्ट दीजिए, फिर अगले 10 सुनिए, फिर अगले 10 सुनिए, और फिर उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट कीजिए। अगर 1 घंटे पढ़ा है तो कम से कम 1 घंटे रेस्ट करो, क्योंकि उसका जो है अंदर पूरी प्रोसेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे जो है भरते चलोगे वो बाहर निकलता चलेगा, या फिर उस तरीके की व्यवस्था जो है दिमाग में आपके नहीं बैठ पाएगी, ठीक है। अगला हम लोगों ने क्या बोला है कि ब्रिटेन वाज ये क्या है, ब्रिटेन वाज एबल टू अचीव द जो है, नहीं इसका नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1773 से लेकर के जो है 1833 तक जो है कौन रहते हैं, गवर्नर जनरल जो है हमारे हमें देखने को मिलते हैं और इनकी व्यवस्था रहती है, ठीक है। नाउ हम लोग जो है देखते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट हैं ये रॉबर्ट क्लाइव। अदर प्रेसिडेंसीज बॉम्बे एंड मद्रास हैड देयर ऑन गवर्नर ऑफ बंगाल वाज कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारेन हेस्टिंग्स। बोल रहा है कि जो वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के जो है पहले जीजी बनते हैं, मतलब जीजी माने कि गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। पहले जो थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। कब बने, जब उन्होंने प्लासी और जो है बक्सर बार हुआ उसके पश्चात जो है उनको पहला गवर्नर बनाया गया। पर क्या हुआ कि उस समय जो है बॉम्बे और मद्रास के भी अपने अपने गवर्नर थे। तो जब इनको इसके अंतर्गत मिलाया गया तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो कौन बनते हैं,
तो वो बनते वारेन हेस्टिंग्स, और हमें हेस्टिंग्स जो है वो आगे अपनी जर्नी शुरू करनी है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो 1833 से लेकर 1858 तक चलता है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है उसमें जो पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको अगेन कन्वर्ट करके जो है क्या किया जाता है, वो किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे भाई साहब आपके विलियम बेंटिक, ठीक है। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो भी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये विलियम बेंटिक थे, इन्हीं के कार्यकाल में ये एक्ट आया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोस्ट जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है। आगे जाकर के आप तीसरा देखेंगे इसमें वायसराय। तो 1858 से लेकर के 1957 तक जो है 1947 तक जो है सॉरी क्या रहता है कि वायसराय रहता है, जो महारानी का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, क्योंकि 1857 का जो है रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास्ड विच चेंज द नेम ऑफ पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय वायसराय ऑफ इंडिया जो है इसका हो जाता है। वायसराय का अपॉइंटमेंट जो है डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है, और फर्स्ट वायसराय जो है इंडिया के वो लॉर्ड कैनिंग जो है वो बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उनके कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट की भी हम बात कर लेंगे, ताकि हमें जो है वो रिलेट करके याद करने के अंदर जो है वो आसानी हो, और आगे की जो है व्यवस्था हमारी सही तरीके से चले। वारेन हेस्टिंग्स जो है हम क्या कर रहे हैं डिस्कस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमने डिस्कस कर लिया है। कौन थे गवर्नर ऑफ बंगाल, थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, ऑफ बंगाल की ही बात हो रही है। तो अब हम उनकी बात कर रहे हैं, किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। मतलब अब क्या है कि जो मद्रास है और जो बॉम्बे है उनके जो गवर्नर है वो किसके अंडर है, वो बंगाल वाले गवर्नर के अंडर है, ठीक है। 1773 के अंदर में पहली बार देखने को क्या मिलता है कि जो कंपनी है वो बैकफुट पे है, और वो कर्ज चाहती है किससे, वो चाहती है कर्ज जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, संसद से या ब्रिटिश सरकार से। और सरकार पहली बार जब उनको कर्ज देती है तो वो उनकी शर्तों पे होता है, ठीक है। तो शर्तें क्या होती है, वो हमें जो है 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर देखने को मिलती है। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो 1773 से लेकर के 1785 तक गवर्नर रहते हैं, कहाँ के, गवर्नर जनरल रहते ये बंगाल के, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भी पास हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये भी पास हुआ, ये पिछले वाले नियम में कुछ सुधार कर रहा था। द रोहिल्ला बार ऑफ 1774 ये हमें होता हुआ देखने को मिलता है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। द फर्स्ट मराठा बार इन 1775-82, ठीक है। एंड ट्रीटी ऑफ सालवाई जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सेकंड मैसूर बार जो है वो भी हैदर अली के साथ जो है हमें देखने को मिलता है 1780 से लेकर के 1784 तक, ठीक है। क्या चीजें हुई यहाँ पर, हम लोग 5 चीजें डिस्कस कर रहे हैं मुख्यतः। उसका कार्यकाल था 1773 से लेकर के 1785 तक। पहला तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 लाया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 आता है। द रोहिल्ला बार जो है 1774 के अंदर हुआ था। फर्स्ट मराठा बार जो है वो 1775 के अंदर जो है 1775 1772 82 तक होता है, और ट्रीटी ऑफ सालवाई के द्वारा वो खत्म होता है। फिर उसके पश्चात सेकंड मैसूर बार इन 1784 जो है हमें देखने को मिलता है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं फिर कह रहा हूं हम सारे नहीं डिस्कस करेंगे, जो मेन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से लेकर के 1793 तक जो है वो ये रहते हैं। इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी घटना होती है हमें देखने को मिलती है पिट्स जो ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है ये
लाते हैं बंगाल के अंदर 1793 के अंदर। हमेशा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, कौन लाया था, कब तक उसका कार्यकाल था, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। कॉर्नवालिस कोड भी जो है इनके द्वारा लाया गया था, ठीक है। और थर्ड मैसूर बार जो है 1790 से 1792 तक ये लड़ी गई। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है आपको पता है टीपू सुल्तान के साथ इन्होंने की थी। तो ये तीन चीजें हमें इसमें से याद करी, कॉर्नवालिस कोड, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, थर्ड मैसूर बार और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो बार के दौरान होती है। तो ये होगी हमारी दो तीन हम लोगों ने डिस्कस करे। लॉर्ड बेलेस्ली जो है, ये लॉर्ड बेलेस्ली ये मेनली किस लिए याद किया जाता है, सहायक संधि जो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी उस सहायक संधि के लिए इसको याद किया जाता है। उस सहायक संधि को पहले अपनाने वाले कौन थे, वो थे आपके हैदराबाद के नवाब, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ये सब्सिडियरी अलायंस मतलब सहायक संधि सिस्टम को इन्होंने लागू किया 1798 के अंदर ये लागू हुआ था। 1798 से लेकर के 1805 तक ये रहे थे। अब ये लड़ नहीं रहे थे, कॉर्नवालिस और हेस्टिंग्स लड़ रहे थे, ये लड़ नहीं रहा है, ये शांतिवादी तरीके से उनको जो है अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट तरीके से। लॉर्ड बेलेस्ली जो है बहुत चतुर टाइप का इंसान था, ठीक है। फोर्थ मैसूर बार इन्होंने भी लड़ी, पर वो बार जो है इन्होंने लड़ी तो वो इसलिए क्योंकि उस समय वो बहुत मैंडेटरी होगी, क्योंकि अब जो है टीपू सुल्तान मान नहीं रहा था, सब्सिडियरी अलायंस के ऊपर साइन नहीं कर रहे थे और परिस्थितियां उस तरीके की थी कि वो लड़ाई जो है वो लड़ता है। पर सबसे ज्यादा कारगर थी इनकी सब्सिडियरी अलायंस की नीति जो सहायक संधि है। आपको क्रम वाइज मिलाने के लिए आ सकता है कि कौन कौन से देशों ने मतलब जो है रियासतों ने सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। फिर है फोर्थ मैसूर बार 1799, सेकंड मराठा बार 1803 से लेकर के 1805 तक ये रहा है, दूसरा मराठा युद्ध। अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसकी बात हो रही है तो 1807 से लेकर के 1813 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड रंजीत सिंह जो है, रंजीत सिंह के साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर किया था, ठीक है। कब की बात है, 1809 की बात है। और ये इसका जो है मुख्य घटना यही रही है उस समय। 1813 से 1823 के बीच हमें लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स देखने को मिलते हैं। एंग्लो नेपाल वार हमें देखने को मिलता है 1814 से 16 के बीच में। एंड ट्रीटी ऑफ सगौली जो है वो हमें 1816 के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। आपको पता है ये वही टाइम है जब जो है हिमाचल के अंदर भी ये जो है ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप जो है प्रारंभ होता है, वो हिमाचल आते हैं, है कि नहीं, ठीक है। थर्ड मराठा वार जो है 1817 से लेकर के 1819 तक होती है। और डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी जो ये मतलब जो है मराठा जो एक मतलब अलग अलग संघ बने हुए थे उनका जो है वो पतन कर देते हैं ये, और अलग अलग उनसे संधियां करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतबाड़ी सिस्टम, रैयतबाड़ी सिस्टम इनके समय के अंदर 1820 के अंदर लागू किया जाता है। रैयतबाड़ी सिस्टम क्या था कि रैयत के साथ, रैयत मतलब किसानों के साथ जो है वो समझौता किया करती है डायरेक्ट सरकार, और डायरेक्ट उन्हीं से कर लेती थी। ये 1820 की बात है। और कौन लाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स लाते हैं। बारेन हेस्टिंग्स और है, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो अलग है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कुछ नाम बहुत मिलते जुलते हैं। लॉर्ड एम हस्ट जो है 1823 से 1828 तक रहते हैं। फर्स्ट बर्मा बार जो इनके समय में हमें पहली बर्मा बार देखने को मिलती है 1824 से लेकर के 1826 तक, ठीक है। और बर्मा का जो निचला क्षेत्र है वो हमें जो है वो इनको मतलब अंग्रेजों को जो है वो विजय हासिल होती है, और लॉर्ड डलहौजी पूरे के पूरे को मिला लेता है, ठीक है। आगे चल के देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है मैंने कहा था 1828 से लेकर 1835 तक रहते हैं। अब ये बंगाल के जो है अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही है, तो इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम 1829 के अंदर राजा राम मोहन रॉय की सहायता से ये लोग जो है वो ये इम्प्लीमेंट करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 जो है ये एक्ट लागू करते हैं। ये होता क्या है कि उसमें कुछ बातें धरी रह जाती हैं, पर फिर भी जो है एक जो है सुधारात्मक उनकी तरफ से कदम होता है। और यहाँ पे वो पहला विधि सदस्य भी जो है वो चौथा
मतलब 3 मेंबर ऑलरेडी थे तो चौथा वो इंट्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से विलियम बेंटिंग का कार्यकाल अमर हो जाता है, मतलब उसके लिए। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड जो 1836 से लेकर के 1842 तक रहते हैं। शिमला के अंदर जो है इन्हीं के नाम पे एक लॉर्ड ऑकलैंड टनल भी है और स्कूल भी आप देख रहे हो आप अभी। फिर जो है फर्स्ट अफगान बार जो है इनके समय में हमें देखने को मिलती है। तो 1838 से लेकर के 1842 तक जो है वो किसका कार्यकाल रहता है, लॉर्ड ऑकलैंड का रहता है। ठीक है, अब लॉर्ड हार्डिंग्स की मैं बात करूं तो हार्डिंग्स भी ये कौन है, हार्डिंग्स प्रथम। ठीक है, आपको इन इवेंट के साथ जो है वो इनके नाम याद रखने हैं। ऐसे आप कितनी भी कोशिश कर लोगे 6 महीने बाद देखोगे भूल जाओगे, पर उस पर्टिकुलर इंसान के समय में कौन सा इवेंट हुआ है, तो जब आपके दिमाग के अंदर उस इवेंट की पृष्ठभूमि होगी आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर लोगे और क्रम वाइज तो लगा ही सकते हैं, साथ में आपको ये घटनाएं जब याद होंगी तो वो भी अपने आप में प्रश्न है और उनसे में से भी जो है वो प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स प्रथम 1844 से लेकर 1848 तक रहते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार इनके समय में होती है। अब तक सिखों के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, अब हुई। एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है हमें देखने को मिलती है 1846 के अंदर। ठीक है, अब जो है दूसरा है सोशल रिफॉर्म जो है देखने को मिलते हैं और फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो है इन्फेंटिसाइड की जो समस्या थी उसको जो है एवोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें दो सुधार हमें मुख्यतः उस समय देखने को हार्डिंग्स के समय जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला देखोगे तो इसमें एक और चीज हुई थी, क्या हुआ था 1833 के एक्ट के थ्रू ही एक जो है मानव बलि के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो 1800 मतलब हार्डिंग्स के समय ही वो चीज जो है वो हमें होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी बहुत फेमस इंसान। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं 1848 से 1856 तक ये रहे। ये 1857 के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो शोषण किया था या फिर बहुत ऐसी नीतियाँ लागू करी जो बहुत मतलब जो है चाउनिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रही, चरमपंथीता को बढ़ावा दे रही थी, सहने की क्षमता जो है लोगों की उसकी मतलब जो है मतलब बहुत भरे वो हो गई थी, मुश्किल हो गया था। धार्मिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, जमीन के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और भी बहुत सारे डिसीजन ऐसे जो उनके अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे, जैसे लेफ्ट का सिद्धांत ले आते हैं। ठीक है, लोगों को लड़ने के लिए बाहर जाने की आज्ञा देते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड एंग्लो सिख वार जो है 1848 से लेकर 1849 तक होता है। सेकेंड एंग्लो मतलब अंग्रेज और सिखों के बीच में जो लड़ाई होती है 1848 से 1849 तक। द एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा, मैंने कहा था कि लोअर बर्मा को जो है इन्होंने मिला लिया है, अपर बर्मा भी ये मिला लेंगे बाद में। 1852 के अंदर ये हुआ। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्स को जो है मतलब जो है लेफ्स के सिद्धांत को ये लागू करते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, वुड डिस्पैच एजुकेशन के अंदर सुधार लाने के लिए 1854 के अंदर ये लाया गया। और इसके अलावा जो है रेलवे की शुरुआत ये जो है करते हैं बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 के अंदर पहला रेलवे जो है चलता है। और इसके अलावा जो है और हमें क्या देखने को मिलता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ये आधारशिला रखते हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो इस तरीके से इनका कार्यकाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं इनकी चरमपंथी नीतियां जो है वो आगे चल के 1857 के विश्व युद्ध जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो है एक विकट रूप हमें देखने को मिलता है, भारतीयों के अंदर इतना बड़ा रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेकर के 1862 तक ये रहते हैं। रिवोल्ट होता है 1857 का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज एट कैलकाटा और मद्रास एंड बॉम्बे, ये 3 यूनिवर्सिटियां जो है वो कैनिंग के द्वारा स्थापित की जाती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज एट कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, तो ये 3 जो है बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक है, 1857 के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको खत्म कर दिया जाता है और जो कंपनी जो है वो शासन कर रही थी भारत के ऊपर, उस शासन को डायरेक्ट जो है वो किसके अंडर दे दिया जाता है, वो दे दिया जाता है आपका ब्रिटेन की जो महारानी होती है उसको, या महाराजा जो भी था उस समय, तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर ये डायरेक्ट चला जाता है। फिर एक्ट जो है 1858 का वो इनके समय पास किया जाता है। इन्होंने दमन भी किया था 1857 के रिवोल्ट का, और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो है, 2 एक्ट इनके समय के अंदर लाए जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं आपको रिलेट रखनी है। फिर जो है एक और काम क्या होता है कि जो सती प्रथा होती है उस चीज को क्या किया जाता है, एबॉलिश किया जाता है, नहीं, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी जाती है। सती प्रथा में आपको 1829 में पढ़ा चुका हूँ। 1856 के अंदर जो है हमें विधवा पुनर्विवाह के ऊपर जो अधिनियम बनता हुआ देखने को मिलता है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो है 1864 से लेकर के 1869 तक जो है ये रहते हैं। इनका क्या था, तो मेन काम थे भूटान बार 1865 के अंदर हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एट कैलकाटा, कैलकाटा के अंदर हाई कोर्ट बनाया गया था। कब ये सुप्रीम कोर्ट बना था, तो मैंने आपको पीछे कहा था ये सुप्रीम कोर्ट जब जो है 1784 का एक्ट आता है तब बनता है, ठीक है। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास जो है वो 1885 के अंदर जो है यहाँ पे 3 कोर्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। लॉर्ड लिटन जो है, लॉर्ड लिटन क्या करते हैं, 1876 से लेकर के जो है ये 1880 तक रहते हैं। पहला बुरा काम आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास करना था 1878 के अंदर। दूसरा काम भारतीयों को हथियार रखने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी 1878 के अंदर ही। तीसरा काम कि सेकंड अफगान वॉर जो है वो 1878 से 80 होता है, और क्वीन विक्टोरिया जो है उनको केसर हिंद की जो है उपाधि दी जाती है। तो ये इनके मुख्य कुकारनामे थे। और लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन, इनका जो संबंध है या फिर ये जो है 1880 से लेकर के 1884 तक जो है क्या रहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं। और रिपील द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1882 जो है वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटा लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है, पहला फैक्ट्री अधिनियम कब आता है, 1881 के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मैंने कहा था पीछे जब डिस्कस हुआ था, 1882 के अंदर ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अवधारणा को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर लाते हैं। इलेवर्ट कंट्रोवर्सी, इन्होंने जो बोला था, पहले क्या होता कि ब्रिटिश के मुकाबले सिर्फ ब्रिटिश सुन सकता था बाद मतलब मुकदमे, पर अब जो है उन मुकदमों को भारतीय भी सुन सकते थे, तो भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकता था। ऐसा रिपन ने व्यवस्था करी, जिससे हुआ क्या कि गोरों के अंदर असंतोष फैल गया और उन लोगों ने व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया उसको, और वो जो है वो प्रोटेस्ट हुए, और जिसकी वजह से इनका ये कदम जो है इनको वापस लेना पड़ा था। उसी को एलिवेट विल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। उन्होंने एक बिल के द्वारा ये व्यवस्था करी थी। और हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन जो है, हंटर आयोग जो है वो 1882 के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिपन के काफी अच्छे कारनामे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हथियार की जो है जो लाइसेंस उन्होंने रद्द किया था वो अब जो है भारतीय को मिल सकता था। तो लॉर्ड डफरिन जो 1884 से लेकर के 1888 तक रहते हैं। थर्ड बर्मा बार इनके समय में होता है 1885 से 86 के बीच में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की जो है वो स्थापना होती है। कौन करता है, एओ ह्यूम करते हैं। कहाँ करते हैं, शिमला के अंदर करते हैं। कौन से घर में, रोथनी कैसल के अंदर। पहली मीटिंग कहाँ होती है, बॉम्बे के अंदर होती है। अध्यक्षता कौन करते हैं, सीएन जो डब्ल्यू बनर्जी जो है वो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ना मतलब ऐसे आंख बंद करो बस मॉडर्न शुरू हो जाए, ऐसे वाली होनी चाहिए, ठीक है। लॉर्ड डफरिन 84 से 88 रहते हैं। और इस तरीके से आप इनको जो है वो क्या कर सकते हैं, अगर आपको पृष्ठभूमि पता हो ना, तो मैंने कहा कोई भी इमारत आप उसके ऊपर खड़ी करो, फिर जो है बाढ़ आए, भूस्खलन हो, तब तो चला जाएगा भूस्खलन में तो, पर फिर क्या होता है, चाहे भूकंप हो, कोई भी कैसे भी व्यवस्था हो, तब भी ये आपकी इमारत नहीं हिलेगी, ठीक है। तो बस बीच बीच में हंसने के लिए ऐसे
फंबल हो जाया करते हैं, मतलब बोलना पड़ता है ताकि रहे आपकी, आप सुन रहे हैं और क्लास में प्रॉपर माहौल है ना। अगला हम देखते हैं लॉर्ड लैंसडौन को देखते हैं। ये डॉन भाई साहब जो है 1888 से लेकर के जो है 1894 तक ये रहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1891 के अंदर जो है हमें दूसरा फैक्ट्री एक्ट देखने को मिलता है। आपने फैक्ट्री एक्ट के जो है प्रोविजंस भी पढ़ने हैं, पहले बच्चों से रिलेटेड थे, फिर महिलाओं से रिलेटेड आए और आगे चल करके जो पुरुषों के लिए भी ये व्यवस्था होती है। तो आपने क्या करना है, इनके प्रोविजंस भी पढ़ने, क्योंकि अब एग्जामिनेशन जो है वो सिंपल नहीं है पहले की तरह। अब अंदर से ककोर के क्वेश्चन जो है वो खोल काल के पूछा जाता है, मतलब डीप डेप्थ नॉलेज जो है आपका चेक किया जाता है, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 का, ये हमें पास होता हुआ देखने को मिलता है। सेटिंग अप ऑफ डुरंट कमीशन। डुरंट कमीशन क्या कर रहा था, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में क्या कर रहा था, सीमा निर्धारण कर रहा था। अब वो डुरंट रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमें देखने को मिलती है, और इसी को जो है इस कमीशन को सेटअप करने वाले लॉर्ड लैंसडाउन थे। 1893 की ये बात मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेकर के 1905 तक रहते हैं, और अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 लाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन, मतलब यूनिवर्सिटी कमीशन लाते हैं, पुलिस कमीशन लाते हैं, ये 1902 और 1902 की ही बात है यूनिवर्सिटी कमीशन की भी। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है ये लाया जाता है इनके द्वारा 1904 के अंदर, ठीक है। और पिटिशन ऑफ बंगाल जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो भी लाया जाता है 1905 के अंदर, और उसके लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1911 के अंदर ये वापस लिया जाता है दिल्ली दरबार जब होता है। मतलब इस तरीके के ना आपको मतलब जोड़ना है कहानियों के एक दूसरे से। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है 1905 से लेकर के 1910 तक ये रहते हैं। इनके मुख्य काम क्या थे, स्वदेशी मूवमेंट चला इनके समय में। सूरत स्प्लिट हुआ, मतलब कांग्रेस दो फाड़ हो गई, गर्मदल और नर्मदल अलग अलग हो गए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की जो है वो स्थापना होती है। ढाका के अंदर कौन कौन थे, उस बुक को आप कमेंट बॉक्स में लिखो, या तो फिर रुक करके उनको चेक कर लो, और फिर उनके आधार पर जो है हमें सांप्रदायिक जो है वो चुनाव प्रणाली इंट्रोड्यूस होती हुई देखने को मिलती है, और मुस्लिमों को जो है वो अलग से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल जाता है, और उसके लिए भी सिर्फ वही वोट करेंगे। तो ये व्यवस्था जो है हमें लॉन्च होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है भाई, है ना। 1905 और 1910 की बात कर रहे हैं हम। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग तो हो गया। अब जो है किसने जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी, तो आमतौर पर वहां ऑप्शन के अंदर जिन्ना का नाम दिया जाता है, तो जिन्ना ने नहीं करी थी। जिन्ना बहुत लेट मुस्लिम लीग से जुड़े थे। ये चर्चा फिर कभी फिर सही। आज हम पार्लियामेंट रिफॉर्म के ऊपर आते हैं, तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, आपने इनके प्रोविजंस भी पढ़ने हैं, क्योंकि अभी हम लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर हम उनके समय क्या मुख्य कार्य हुए उनकी चर्चा करेंगे। जब एक एक करके इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे तो इनके ऊपर तो मतलब छोटा छोटा लेक्चर जो है 10-15 मिनट का वो बन सकता है। लॉर्ड हार्डिंग्स जो है द्वितीय हैं ये वाले, 1910 से लेकर के 1916 तक रहे, ठीक है। एनुअलमेंट जो है पार्टीशन ऑफ, मतलब जो है आपका बंगाल पार्टीशन जो हुआ था उसको ये रद्द करने की घोषणा करते हैं, इनके समय में हुआ। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, तो ये दिल्ली के लिए जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं क्या, अपनी कैपिटल, क्योंकि आपको पता है कि इस समय बंगाल के अंदर बहुत बड़ा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, और वो हैरान थे कि अगर इस तरीके की जो है कल को कोई अनहोनी होती है तो ज़्यादा नुकसान जो है ब्रिटिश सरकार को उठाना पड़ेगा, इसलिए राजधानी उठा ले चलते हैं, देखा जाएगा, ठीक है। अब जो है आप इनके ऊपर अटैक भी हुआ था। किसने अटैक किया था, खुदीराम बोस ने। मरा कौन, जिया कौन, ये चीज़ें आप मुझे बताइएगा, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनके ऊपर ने एक जज थे, तो मैंने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर दिया। अब जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड नाम के एक प्राणी है, 1916 से 1921 के बीच में ये रहे। लखनऊ पैक्ट जो है इनके समय में होता है। लखनऊ पैक्ट क्या था, कांग्रेस और बीजेपी, मतलब मैं ना अभी उसमें आ गया हूँ,
कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता होता है और कुछ एक एक्सट्रीमिस्ट मांगे जो है वो कांग्रेस उसकी मान लेती है। किसकी? मुस्लिम लीग की। ये ठीक वैसा ही है कि आज के समय में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन कर ले तो राहुल गांधी जो है डिप्टी पीएम और मोदी जी पीएम, कुछ ऐसी व्यवस्था जो है हमें देखने को मिली थी। कहां पर? लखनऊ पैक्ट के अंदर। किसके बीच में हुआ था? यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि कांग्रेस के जो नरम और गर्म दल थे जो अलग हो गए थे 1907 के अंदर, वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पे इनको इकट्ठे करने का प्रयास किसने किया था? वो किया था तिलक ने, और साथ में और जो नेता थे उन्होंने भी सहयोग किया था और इनके लिए वार्ता की मेज जो है वो सजाई थी और यहाँ पे वो सफल भी हुई। और ट्रांसफर फ्रॉम जो है इसका नहीं है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। राजकुमार शुक्ल जो है वो आते हैं और गांधी जी से विनती करते हैं कि आप जो है वो किसानों के लिए जो है वो एक वहाँ पे उनका हालचाल देख लीजिए। तो गांधी जी जाते हैं और बकायदा जैसे आज के समय में रिकॉर्ड तैयार होता है, गांधी जी वैसा रिकॉर्ड वहाँ पे तैयार करते हैं और बाद में वो जो है वो एक कमेटी के सामने रख देते हैं। कमेटी के वो खुद में मेंबर होते हैं। तो इस तरीके से वो चंपारण का मूवमेंट जीत लेते हैं गांधी जी, और ना सिर्फ जीतते हैं बल्कि उनको मुआवजा भी दिलाते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है ये हमें देखने को मिलता है। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917 जो है नहीं, ये 1917 हमें देखने को मिलती है। ये अगस्त घोषणा पत्र था। चंपारण सत्याग्रह हो गया आपका, इसी समय खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। रॉलेट एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। रॉलेट एक्ट आता है 1919 के अंदर ही। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, ये भी जो है अप्रैल 1919 के अंदर होता है। लॉन्च ऑफ जो है नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट गांधी जी और मुस्लिम लीग के द्वारा या फिर मुस्लिमों के द्वारा ये चलाया जाता है। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे काम जो है इन्होंने किए थे। ये तो मैं कुछ एक चीजें जो है वो एक रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज इनके बहुत ज़्यादा काम जो है वो है। एक ही गवर्नर जो है हम दिन में सिर्फ जो है 1 घंटे में 10 से 12 कर सकते हैं, पर हम तो है हमें ख़त्म करनी है और रिलेट करने के लिए हमारे पास मटेरियल चाहिए। तो वो बुलेट पॉइंट में आपको दे रहा हूँ, किसका संबंध किससे था और कैसे इनको जो है वो याद कर सकते हैं। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर के 1926 तक रहते हैं। बड़ा कांड जो है इनके दौरान में क्या होता है, वो होता है जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें जो है चौरी चौरा कांड होता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये चौरी चौरा जगह है, वहाँ पे किसान जो है वो जिंदा जला देते हैं। किसको? पुलिस वालों को। गांधी जी दुखी द्रवित होकर के क्या करते हैं कि अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिससे उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी होती है। और पर वो गांधी थे, फिर खड़े हुए और फिर से लड़े और जेल भी गए थे। तो ये व्यवस्था थी गांधी जी के बारे में। चौरी चौरा कांड के अंदर जो है 1922 के अंदर ये घटना होती है। डेट आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए कब? 1922 के अंदर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वहां पे ऐसी कोई घटना घटित होती हुई हमें देखने को मिली थी। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी 1922 जो है हमें होती हुई देखने को मिलती है। क्या? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। जब जो मूवमेंट जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास जो है वो मिलकर के जो है एक नई पार्टी का गठन करते हैं कांग्रेस के अंदर ही। उसका नाम होता है स्वराज पार्टी, और वो मूवमेंट का इलेक्शन लड़ते, इलेक्शन में बिजी होती है। और वो क्या करते हैं, फिर उनका मत था कि वो अंदर जाकर के संसद में जाकर के जो है ब्रिटिश की नीतियों को जो है वो प्रभावित करेंगे। ठीक है। तो ये होगी सारी बातें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे जो है आप और पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर फिर से जैसे आज गवर्नर की क्लास हो रही है वैसे ही जो है आगे नेक्स्ट में भी कोई क्लास करेंगे। लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से लेकर के जो है
1926 तक रहे थे। इसकी जो है इन्होंने, इनके समय में एक और कांड हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, ठीक है। काकोरी ट्रेन जो है वो रॉबरी हुई थी, रॉबरी को शायद अब इस शब्द को हटा दिया गया है, तो वो अलग चीज जो है वो लिखी गई थी, लिखी गई है क्योंकि भारतीय इतिहास है, ब्रिटिश इतिहास नहीं है, तो वो भारत के हिसाब से शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। काकोरी ट्रेन जो है डकैती, ये 1925 के अंदर जो है घटित होती हुई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया था कि 8 डाउन जो ट्रेन थी उसके अंदर जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको लूट लिया था क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक। अब जो है लॉर्ड इरविन की बात करूं, 1936 से लेकर के 1931 तक ये रहे। इनके मुख्य कामों के ऊपर नजर डालते हैं। साइमन कमीशन टू इंडिया 1927 के अंदर ये साइमन कमीशन आया। 28 के अंदर रिपोर्ट दी भाई साहब इसने, इंडिया पहुंचा और कुछ टाइम में रिपोर्ट सबमिट करी और वापिस चला गया। और इस कमीशन के अंदर कौन कौन मेंबर थे, उनके नाम जो है साथ के साथ वो क्या थे, व्हाइट मेंबर थे। और इसीलिए इसका जो है भारत में बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर विरोध जो है वो होता हुआ देखने को मिलता है। और जो है हम देखते हैं कि जो एक हमारे बहुत फेमस जो है क्रांतिकारी और गर्म दल के जो नेता है वो रहे, जिनकी इस मूवमेंट के दौरान मृत्यु हुई थी। तो कुछ हिंट मिला हो तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाल के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हार्कोर्ट बटलर जो है इंडियन स्टेट्स कमीशन जो है 1927 के अंदर ये, और नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर, दीपावली डिक्लेरेशन जो है 1929 के अंदर, लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस जो है ये पुणे, स्वराज काउंसिल जो है उसमें होता हुआ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें जो है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, पूर्ण स्वराज की जो है इसमें बात की गई थी। रावी के नंदे किनारे जो है वो झंडा फहराया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। उसके बाद हम आज उसकी याद में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो। दांडी मार्च जो है इनके समय में हुआ। गांधी इरविन समझौता इनके समय के अंदर हुआ, और उस समझौते के आधार पर आज बहुत सारे लोग जो है वो उनकी आलोचना भी करते हैं कि आपने भगत सिंह को जो है वो छुड़ाने की कोशिश नहीं करी, तो अगर करी होती तो शायद वो और भी बहुत कुछ जो है भारत माता को दे सकते थे, ठीक है। अब दांडी मार्च जो है एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको मैं शॉर्ट में सीडी भी बोलूँगा, तो वो 1930 के अंदर जो है हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और उसमें जो है बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो पब्लिक भाग लेती है, तो उसको हम दांडी मार्च और जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। होता क्या है उसमें कि लोग जाते हैं और नदी से पानी भर करके जो है या फिर नमक ला करके जो है नमक बनाते थे। एक सिंबॉलिक जो है वो विरोध प्रकट करने का एक तरीका था, ठीक है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 के अंदर हुई थी। कौन सी? फर्स्ट जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 के अंदर, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कांड हुए इनके समय में, डफरिन के समय में, जिसको जो है लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये 1931 से लेकर के 1936 तक जो है ये रहे। तो कम्युनल अवार्ड 1932 जो है ये इनके समय पास होता हुआ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा है सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, वो भी इन्हीं के समय जो है हुई। और पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी जो है वो किसके साथ साइन करते हैं इस कम्युनल पैक्ट को हटाने के लिए? वो करते हैं आपके भीमराव अंबेडकर जी के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है वो हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलता है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से 1944 तक सिंहासन पर रहे वायसराय के, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कांग्रेस गवर्नर कांग्रेस मिनिस्टर्स आफ्टर आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। त्रिपुरी क्राइसिस एंड इंफॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। त्रिपुरी क्राइसिस और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के
ठीक है। 1939 के अंदर हमें जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता देखने को मिलता है। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग जो है 1900 लीग जो है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स 1930 जो है 1940 जो है ये हमें देखने को मिलता है। क्या? लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग जो है इसकी जो है 1940 के अंदर डिमांड करी गई। अगस्त ऑफर 1940 जो है वो जब ये दिया गया तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि ये जो है नहीं चाहिए हमें, अगस्त ऑफर जो है बिल्कुल नहीं चाहिए। और फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी 1941 जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्रिप्स मिशन 1942 जो है वो देखने को मिलता है। क्रिप्स मिशन 1942 जो है वो देखने को मिलता है। उसमें जो मेंबर्स थे उनके नाम आपको पता हो, उसका उद्देश्य आपको पता हो, उसकी कंट्री आपको पता हो, इस बात का बहुत ध्यान जो है वो रखने की आवश्यकता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 भी इनके समय में हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है आपको जानकारी होना जो है वो अति आवश्यक है। लॉर्ड वेवेल जो है 1944 से लेकर के जो है 1947 तक रहे। इनके काम क्या थे? सी राजगोपालाचारी CR फॉर्मूला 1944 जो है इन्होंने पास किया। और बवेल प्लान जो है एंड शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 1942 के अंदर ही देखने को मिलती है। कैबिनेट मिशन जो है 1944 के अंदर हम जो है वो देखते हैं। कौन सा कैबिनेट मिशन 1944 के अंदर? और डायरेक्ट जो है एक्शन डे 1945 हमें देखने को जो है मिलता है। डायरेक्ट एक्शन के जो एक्शन डे जो है ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मुस्लिमों द्वारा मनाया गया था जिन्ना के आह्वान पर। डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो मुस्लिम लीग की जो है वो मान्यता थी, तो आपको और भी सतर्क रहने की जो है वो भारतीयों को उस समय आवश्यकता थी। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एटली ने 1947 के अंदर घोषणा करी थी। इसमें महत्वपूर्ण डेट्स होती है कि कब घोषणा करी, कब ये जो है पार्लियामेंट के अंदर पारित हुआ और कब जो है लागू हुआ, तो ये सारी व्यवस्था इन्होंने हमें बताई। ठीक है। लॉर्ड जो है माउंटबेटन है 1947 से 1948 के बीच में जो है इनका कार्यकाल रहा है। तो थर्ड प्लान जो है जून थर्ड प्लान 1947 जो है हमें देखने को मिलता है। फिर जो है रेड क्लिफ कमीशन 1947 जो है उसकी स्थापना होती देखने को मिलती है और माउंटबेटन के कार्यकाल में हुआ। इंडियाज इंडिपेंडेंस जो है 15 अगस्त 1947 को वो हमें मिल जाती है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है 1948 से 1950 जो है ये रहे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एवोलिश्ड इन 1950 जो है अगर पूरी तरह से ये एवोलिश नहीं किया गया तब जो है ये ऐसी व्यवस्था होती है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और ये चीज़ आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जो आपको जो है वो मतलब ये सारे याद होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो मेरी गारंटी है कि आप जो है वो आराम से इनको याद कर पाओगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।